कल्पना कीजिए, किसी एयरबेस पर अचानक आपातकाल की घोषणा होती है। रनवे पर एक सुखोई फाइटर जेट पूरी तरह से ईंधन से भरा खड़ा है। हम्म। पायलट कॉकपिट में है और मिशन बेहद अहम है। लेकिन एयरबेस के आयुध भंडार में मतलब आर्मरी में अचानक एक ऐसी समस्या सामने आती है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। ओहो, किस तरह की समस्या? समस्या ये है कि वहां बम तो बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन वे सभी फ्रांसीसी मिराज विमान के हैं। हम्म। जेट उड़ान भरने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसमें वे बम फिट ही नहीं हो सकते। अरे बाप रे! हाँ, क्योंकि उनका हार्डवेयर आपस में मेल नहीं खाता। बम और विमान के बीच का ये जो असंतुलन है, ये एक ऐसी लॉजिस्टिक उलझन है जो युद्ध के समय किसी भी वायुसेना के लिए सबसे बड़ा दुष्स्वप्न हो सकती है ना? बिल्कुल, युद्ध के बीच में ऐसी स्थिति आना मतलब सब कुछ खत्म होने जैसा है। सही कहा आपने। तो आज की इस विस्तृत और गहन चर्चा में हम भारत के रक्षा क्षेत्र की एक ऐसी ही बेहद महत्वाकांक्षी परियोजना की तह में जा रहे हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ना सिर्फ इस तरह के दुस्वप्नों को हमेशा के लिए खत्म कर देगा, बल्कि देश को हथियारों की दुनिया में एक नई पहचान भी दिलाएगा। और हमारे आज के स्रोत पूरी तरह से भारत के पहले स्वदेशी 1000 किलोग्राम के उच्च क्षमता वाले हवाई बम के विकास पर केंद्रित हैं। जी, इस पूरी चर्चा का हमारा मिशन ये समझना है कि विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता खत्म करने की ये योजना सिर्फ एक बम बनाने तक सीमित क्यों नहीं है। मतलब इसकी इंजीनियरिंग में क्या चमत्कार छिपे हैं और ये वैश्विक स्तर पर रक्षा कूटनीति को कैसे प्रभावित करने वाली है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले ना उस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है जो आज के समय में भारत की रक्षा नीति का एकदम केंद्र बन गया है, आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। हाँ, अक्सर ये लोगों को एक भारी भरकम सरकारी शब्द लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव बहुत व्यवहारिक है। 1000 किलोग्राम के इस बॉम्ब प्रोजेक्ट को जब हम करीब से देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान और तकनीक का स्वदेशीकरण असल में किसी भी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की असली नींव क्यों है। बिल्कुल। देखिए, ये केवल एक गोला बारूद तैयार करने की बात नहीं है। ये संकट के समय अपने निर्णय खुद लेने की आज़ादी हासिल करने की प्रक्रिया है। इस स्थिति को हम एक बहुत ही आम जीवन के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आप घर की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही भारी और मजबूत ताला लगाते हैं। लेकिन उस ताले की तकनीक और उसकी चाबी किसी पड़ोसी देश की कंपनी ने बनाई हो, तो क्या वो घर पूरी तरह से सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। रोजमर्रा के शांत दिनों में तो सब ठीक लगेगा, काम भी चल जाएगा। लेकिन जिस दिन कोई असली खतरा सामने आएगा या जिस दिन उस पड़ोसी कंपनी से आपूर्ति रुक जाएगी, उस दिन वो ताला सुरक्षा नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। एकदम सही। हथियारों के मामले में विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, हथियार देश के भीतर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट्स और उनके स्पेयर पार्ट्स, वो सब तो किसी और के हाथ में होते हैं। ये ताले और चाबी वाला नजरिया इस प्रोजेक्ट की गंभीरता को एकदम सटीक संदर्भ में रखता है। मैं इसे ऐसे देखती हूँ कि जब कोई देश अपने हथियार खुद डिजाइन करता है और उनका निर्माण करता है, तो वो केवल एक उपकरण नहीं खरीद रहा होता। हाँ, वो तो है। वो दरअसल एक ऐसा औद्योगिक तंत्र, एक इकोसिस्टम स्थापित कर रहा होता है जो भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। कोई दूसरा देश ये तय नहीं कर सकता कि आप किस स्पेयर पार्ट का इस्तेमाल करेंगे या किस तकनीक को अपग्रेड करेंगे। सही बात है। ये रणनीतिक स्वतंत्रता का सबसे शुद्ध रूप है। तो इसी रणनीतिक स्वतंत्रता को हासिल करने की दिशा में जो पहला कदम उठाया जा रहा है, चलिए उसकी बात करते हैं। स्रोतों के अनुसार योजना यह है कि भारतीय सेना के लिए 600 ऐसे हाई कैलिबर म्यूनिशन यानी उच्च क्षमता वाले हवाई बमों की खरीद की जाएगी। जी। ये कोई छोटा मोटा परीक्षण बैच नहीं है, बल्कि एक पूरी इन्वेंट्री तैयार करने का पैमाना है। लेकिन और यह हैरान करने वाली बात है, इसका मूल डिजाइन अमेरिकी मार्क 84 सीरीज से प्रेरित है, जिसे BLU 117 भी कहा जाता है। अगर हम मार्क 84 के पैमाने को समझने की कोशिश करें तो इसके आकार का अंदाजा लगाना जरूरी है। ये करीब 2000 पाउंड यानी लगभग 907 किलोग्राम का एक विशालकाय मल्टीपर्पज बम है। बाप रे, 900 किलो। हाँ, ये कोई ऐसा बम नहीं है जिसे आप छोटे ड्रोन से गिरा सकें। इसके प्रहार की क्षमता और इसके द्वारा पैदा की जाने वाली शॉक वेव दोनों ही अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। आकार के मामले में आज भी ये वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर आता है
और इसका मुख्य काम बड़े और मजबूत ठिकानों को नेस्तनाबूद करना होता है। लेकिन यहाँ स्रोतों से मिली जानकारी मुझे थोड़ा उलझन में डाल रही है। एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा अजीब विरोधाभास पैदा होता है यहाँ। वो कैसे? देखिए, मार्क चौरासी कोई नई तकनीक तो है नहीं। ये वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिकी हथियारों के जखीरे में तीसरा सबसे बड़ा बम हुआ करता था। मतलब हम कई दशकों पुरानी तकनीक की बात कर रहे हैं। हाँ, ये सच है। तो आज जब पूरी दुनिया लेजर हथियारों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाइपरसोनिक मिसाइलों पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, तो भारत के लिए वियतनाम युद्ध के दौर के एक डिजाइन से प्रेरित बम बनाना, इसे इतनी बड़ी और नई उपलब्धि क्यों मानी जा रही है? ये तो तकनीक के मामले में पीछे जाने जैसा नहीं लगता। पहली नजर में ये बहुत ही तार्किक शंका है, मुझे भी यही लगा था। लेकिन जब हम रक्षा निर्माण और इंजीनियरिंग के बुनियादी सिद्धांतों को देखते हैं तो तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। अच्छा। देखिए, रडार बदल सकते हैं, विमानों की गति बदल सकती है, लेकिन भारी विस्फोटकों की भौतिकी यानी एक्सप्लोसिव्स का जो विज्ञान है वो दशकों में बहुत ज्यादा नहीं बदलता। भौतिकी के नियम तो वही रहेंगे। बिल्कुल। मार्क 84 का जो कोर डिजाइन है वो समय की कसौटी पर पूरी तरह से खरा उतरा है। अलग अलग युद्धों और भौगोलिक परिस्थितियों में इसे परखा जा चुका है और इसकी क्षमता प्रमाणित है। भौतिकी के नियम नहीं बदलते, ये बात तो स्पष्ट है, लेकिन युद्ध लड़ने का तरीका तो पूरी तरह से बदल चुका है ना। आज के एयर डिफेंस सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग वियतनाम के दौर के थोड़ी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या एक प्रूवन या पुरानी तकनीक को आधार बनाकर बनाया गया ये स्वदेशी बम आज के आधुनिक युद्ध के माहौल में प्रासंगिक रह पाएगा? इस सवाल का जवाब उस बम की मॉड्यूलैरिटी में छिपा है। मॉड्यूलैरिटी? हाँ, जब हम कहते हैं कि ये मार्क 84 से प्रेरित है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हूबहू 1960 के दशक का बम बना रहे हैं। तो फिर क्या लगे? हम उस बम की किनेटिक पेलोड यानी उसकी स्टील के ढांचे, वजन की वितरण और विस्फोट करने की प्रमाणित क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे आप एक बुनियाद की तरह समझें। आधुनिक युद्ध में जो चीज बदलती है वो है गाइडेंस किट। अच्छा, जो उसे लक्ष्य तक ले लाती है। बिल्कुल, यानी वो तकनीक जो बम को सटीक निशाने तक ले जाती है। एक बार जब आपके पास एक जांची परखी बुनियाद तैयार हो जाती है तो आप उस पर लेजर गाइडेंस या सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगाकर उसे एक स्मार्ट बम में बदल सकते हैं। ओह, समझ गया। सीधे तौर पर किसी नई और अत्यधिक जटिल विस्फोटक तकनीक से शुरुआत करने में विफलता का जोखिम बहुत अधिक होता है। इसलिए एक प्रूवन तकनीक को अपनाना असल में रक्षा उत्पादन की दुनिया में सबसे सुरक्षित और रणनीतिक रूप से ठोस कदम माना जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब पहिए का फिर से आविष्कार करने में समय और संसाधन बर्बाद करने के बजाय ये प्रोजेक्ट इस बात पर केंद्रित है कि एक बेहतरीन पहिया अपने देश के भीतर कैसे बनाया जाए ताकि भविष्य में उस पर कोई भी आधुनिक गाड़ी फिट की जा सके। एकदम सटीक, यही इसका मूल उद्देश्य है। भारतीय उद्योग इसके जरिए बड़े पैमाने पर सैन्य ग्रेड के हथियारों के उत्पादन का अनुभव हासिल कर रहा है। ये एक ऐसी नींव है जिस पर भविष्य के और भी जटिल हथियार प्रणालियों का निर्माण किया जा सकेगा। अब इस प्रोजेक्ट के उस पहलू पर आते हैं जो इंजीनियरिंग के नजरिए से सबसे चुनौतीपूर्ण है और जो हमारी चर्चा के शुरुआत वाले एयरबेस के दुस्वप्न से सीधे तौर पर जुड़ा है। हाँ, वो फिटिंग वाली समस्या। बिल्कुल, केवल एक विशालकाय बम बना लेना ही काफी नहीं है। असली परीक्षा यह है कि वो बम हमारी वायुसेना के विमानों के साथ कैसे जुड़ता है। जो लोग इस चर्चा को सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि भारतीय वायुसेना दुनिया की कुछ गिनी चुनी वायुसेनाओं में से एक है जिसका बेड़ा बहुत ही विविधतापूर्ण है। इस विविधता का मतलब है कि भारतीय वायुसेना के पास एक ही समय में रूसी मूल के लड़ाकू विमान भी मौजूद हैं, जैसे कि सुखोई 30। हाँ। और पश्चिमी या यूरोपीय मूल के विमान भी हैं, जैसे कि राफेल या मिराज 2000। रक्षा उपकरणों की दुनिया में ये दोनों पूरी तरह से अलग-अलग पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम है। और यहीं पर वो तकनीकी चमत्कार सामने आता है जिसे स्रोतों में यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी या सार्वभौमिक अनुकूलता कहा गया है। ये 1000 किलोग्राम का बम इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि यह रूसी और पश्चिमी दोनों तरह के लड़ाकू विमानों में बिना किसी रुकावट के फिट हो सकेगा। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। अगर इसे हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो ये किसी यूनिवर्सल चार्जर की तरह है। एक ऐसा चार्जर जो एप्पल के आईफोन को भी चार्ज कर दे और किसी एंड्रॉयड फोन को भी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं कि ये कितनी बड़ी सहूलियत होती है। ये यूनिवर्सल चार्जर का विचार स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर देता है। हालांकि अगर गलत चार्जर लगाने से किसी घर में धमाका हो जाए तो इस पूरी प्रक्रिया के जोखिम
और इंजीनियरिंग के दबाव का सही अंदाजा लगता है। हाँ हाँ बिल्कुल, ये कोई साधारण चार्जर नहीं है। देखिए, एक लड़ाकू विमान के साथ बम को जोड़ना केवल उसे एक हुक से टांगना नहीं होता। इसमें सस्पेंशन लग्स यानी वे खांचे शामिल होते हैं जो बम को विमान के पंखों के नीचे फंसाते हैं। अच्छा, उन खांचों में भी अंतर होता है क्या? बहुत बड़ा अंतर होता है। नेटो या पश्चिमी देशों के विमानों में इन खांचों के बीच की दूरी का एक अलग मानक होता है, जबकि रूसी विमानों का अपना एक अलग सिस्टम होता है। इसके अलावा विमान का कंप्यूटर बम के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से बात करता है ताकि उसे एक्टिवेट किया जा सके। मतलब ये सिर्फ एक फिजिकल फिटिंग का मामला नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस की भी बात है। जी, पश्चिमी विमानों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा बस रूसी विमानों के डेटा आर्किटेक्चर से बिल्कुल अलग भाषा बोलता होगा, तो इस बॉम्ब को उन दोनों भाषाओं को समझना होगा। बिल्कुल, और यही इस यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग जीत है। ये बम इन भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक दूरियों को पाटता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य और लॉजिस्टिक्स नजरिए से देखें तो ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी यानी युद्ध के दौरान संचालन के लचीलेपन में एक अभूतपूर्व बदलाव लाता है। इसे उस एयरबेस वाले उदाहरण के संदर्भ में और गहराई से समझना बहुत दिलचस्प होगा। युद्ध के समय ये यूनिवर्सल तकनीक जमीनी हकीकत को कैसे बदलती है? मैं समझाती हूँ। युद्ध के दौरान किसी भी एयरबेस पर समय सबसे कीमती चीज होती है। हर पल बहुत अफरा तफरी होती है। हाँ, एक एक सेकंड कीमती होता है। जब कोई मिशन आता है तो कमांडर के पास ये सोचने का समय नहीं होता कि किस प्रकार के विमान के लिए कौन सा बम भंडार में रखा है। अलग अलग विमानों के लिए अलग अलग तरह के बमों का भंडारण करना, उनका प्रबंधन करना और ये सुनिश्चित करना कि सही समय पर सही हथियार सही विमान तक पहुंचे, ये सब एक बहुत बड़ी, जटिल और महंगी लॉजिस्टिक चुनौती है। ओह, समझ गया। ये नया यूनिवर्सल बम इस पूरी उलझन को खत्म कर देता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत सीधा हो जाता है। कोई भी बम उठाइए, बेस पर मौजूद किसी भी लड़ाकू विमान में लगाइए और मिशन शुरू कर दीजिए। इससे निर्णय लेने की गति कई गुना बढ़ जाती है। ये सच में एक ऐसा समाधान है जो पर्दे के पीछे की बहुत बड़ी बाधाओं को मिटा देता है। अब एक बेहतरीन और जांची परखी डिजाइन हमारे पास है और इसकी यूनिवर्सल उपयोगिता का महत्व भी साफ हो गया है। बिल्कुल। लेकिन कागज पर योजनाएं जितनी भी अच्छी क्यों न लगें, असली सवाल यह है कि वे हकीकत में कैसे और कब बदलेंगी। स्रोतों में बताया गया है कि इस प्रोजेक्ट को मेक 2 श्रेणी के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। रक्षा खरीद की इस लंबी चौड़ी शब्दावली में इस मेक 2 का असल में क्या मतलब है? मेक 2 रक्षा मंत्रालय की एक बहुत ही विशिष्ट श्रेणी है जिसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना है। इसका सबसे मुख्य पहलू ये है कि ये उद्योग द्वारा वित्त पोषित होता है। मतलब सरकार पैसे नहीं देगी शुरू में? जी हाँ, इसके रिसर्च, डिजाइन और प्रोटोटाइप बनाने का प्रारंभिक खर्च सरकार नहीं उठाएगी, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वाली भारतीय कंपनियां खुद निवेश करेंगी। अच्छा। इसके बाद जब उत्पाद तैयार हो जाएगा तो ये खरीद की बाय इंडियन IDDM श्रेणी में चला जाएगा। यहाँ IDDM का मतलब है स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित, और स्रोतों के अनुसार इसके लिए एक बहुत ही सख्त शर्त रखी गई है। इस बम के निर्माण में कम से कम 50% स्वदेशी सामग्री यानी इंडिजिनस कंटेंट का होना अनिवार्य है। ये 50% की शर्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीमा रेखा है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी कंपनी केवल विदेशों से पुर्जे या केमिकल खरीदकर उन्हें भारत में असेंबल करके यह दावा न करे कि उसने स्वदेशी बम बना लिया है। सही बात है। इस पूरी प्रक्रिया की शुरुआत को लेकर एक और टर्म का जिक्र किया गया है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट या EOI। अगर मैं सही समझ रहा हूं तो ये रक्षा खरीद में वो पहली आधिकारिक प्रक्रिया है जहां सरकार इंडस्ट्री से कहती है कि हमें इस तरह के हथियार की जरूरत है, क्या किसी के पास इसे बनाने की क्षमता और रुचि है? जी बिल्कुल, यही होता है। और स्रोतों का कहना है कि इस EOI के जारी होने से लेकर अंतिम अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर होने तक लगभग 2.5 साल का समय लगने की उम्मीद है। हाँ, ये प्रक्रिया का एक औपचारिक और अनिवार्य हिस्सा है। इस 2.5 साल की अवधि में केवल कागजी कार्रवाई नहीं होती। तो और क्या होता है? 6 प्रोटोटाइप विकसित किए जाएंगे और फिर भारतीय वायुसेना द्वारा उनका बेहद कड़ा मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर एक और विरोधाभास खड़ा होता है जिसमें मुझे लगता है चर्चा होनी चाहिए। बताइए। आज की तेज तकनीकी दुनिया में जहाँ हर महीने नए स्टार्टअप्स नई तकनीकें लॉन्च कर रहे हैं, क्या सिर्फ 6 प्रोटोटाइप बनाने और उन्हें परखने के लिए 2.5 साल का समय बहुत धीमा नहीं है?
बाहर से देखने पर शायद ऐसा ही लगे। मतलब क्या ये रक्षा परियोजनाओं की उसी पुरानी और सुस्त रफ्तार का हिस्सा नहीं लगता? जब हम 3D प्रिंटिंग और रैपिड प्रोटोटाइपिंग के युग में हैं, तो क्या इसे और जल्दी नहीं किया जाना चाहिए था? देखिए, ये सवाल बहुत लोग उठाते हैं और समय सीमा लंबी लग सकती है। लेकिन जब बात 1000 किलोग्राम के अत्यधिक विस्फोटक को एक ऐसे फाइटर जेट पर लगाने की हो जो हवा में 9G के गुरुत्वाकर्षण दबाव का सामना कर रहा हो, 9G का दबाव, हाँ 9G, तो वहां शून्य त्रुटि या जीरो मार्जिन ऑफ एरर की आवश्यकता होती है। ये कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर ऐप नहीं है जिसमें अगर कोई बग आ जाए तो अगले दिन एक पैच भेजकर उसे ठीक कर लिया जाए। हाँ बिल्कुल। हवा में कोई रीस्टार्ट बटन या सॉफ्टवेयर अपडेट काम नहीं आता, ये बात तो एकदम स्पष्ट है। इसके अलावा वायुसेना के परीक्षण बहुत ही क्रूर होते हैं। इन 6 प्रोटोटाइप्स को अलग अलग परिस्थितियों में परखा जाएगा। किस तरह की परिस्थितियां? उन्हें अत्यधिक ठंडे और गर्म तापमान में रखा जाएगा, विमान की तेज गति से होने वाले कंपन यानी वाइब्रेशन को मापा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि रिलीज होने पर बम का वायुगतिकीय व्यवहार कैसा है। ओह, अगर बम की बाहरी परत में कोई सूक्ष्म दरार भी रह गई ना, तो वो उड़ान के दौरान विमान के लिए ही एक बड़ा खतरा बन सकता है। ये तो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसके साथ ही वो जो 50% स्वदेशी सामग्री की शर्त है, वो भी इस समय सीमा को तार्किक बनाती है। कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन विकसित करनी होगी, उन्हें विशेष प्रकार का स्टील ढालना होगा, विस्फोटक रसायनों का सटीक मिश्रण तैयार करना होगा। तो मतलब ये केवल पुर्जे जोड़ने का काम नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र खड़ा करने का काम है जिसमें समय लगता है। इसका मतलब है कि ये जो 2.5 साल का समय है, ये महज एक इंतजार नहीं है, ये असल में नींव को इतना पक्का करने का समय है ताकि जब अंततः 600 बमों का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो तो उसमें कोई भी तकनीकी या उत्पादन संबंधी खामी ना आए। बिल्कुल सही। ये सिर्फ एक हथियार बनाने की बात नहीं रह गई है, ये उस हथियार को बनाने की पूरी सप्लाई चेन और विशेषज्ञता को अपने देश में विकसित करने की कहानी है। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है, ये प्रोजेक्ट केवल एक विशिष्ट सैन्य उपकरण की खरीद से बहुत आगे की चीज है। ये एक बड़े रणनीतिक बदलाव का हिस्सा है। जैसा कि स्रोतों में भी बताया गया है, ये प्रोजेक्ट भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए खुला है। उनके पास विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करने की छूट है, लेकिन मुख्य डिजाइन और निर्माण का स्वदेशी होना एक अटल शर्त है। ये ऐतिहासिक नजरिए से देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। दशकों से भारत की वैश्विक पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदारों में से एक के रूप में रही है। हर आधुनिक तकनीक के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं की तरफ देखना एक आदत सी बन गई थी। हाँ, दुर्भाग्य से ऐसा ही था। लेकिन अब मेक 2 जैसे ढांचे और इस तरह के 1000 किलोग्राम के स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के जरिए देश एक वैश्विक सैन्य निर्माण हब बनने की दिशा में एक ठोस कदम बढ़ा रहा है। ये एक खरीदार से निर्माता बनने का बहुत ही स्पष्ट सफर है, और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी इस सफर की गति को और तेज कर देती है। पारंपरिक रूप से रक्षा निर्माण केवल सरकारी उपक्रमों तक सीमित रहा है। हाँ, एक मजबूत रक्षा ढांचे के लिए निजी कंपनियों का आगे आना सबसे अहम है। बिल्कुल। और जब ये कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता स्थापित कर लेंगी तो इसका असर सिर्फ भारत की अपनी रक्षा जरूरतों तक सीमित नहीं रहेगा। इस बात को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। अगर एक बार हम ये भारी भरकम यूनिवर्सल बॉम्ब खुद बनाने में सक्षम हो जाते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि हम इसे भविष्य में अन्य देशों को निर्यात भी कर सकते हैं? यही तो इसका सबसे बड़ा आर्थिक और रणनीतिक पहलू है। दुनिया में ऐसे कई विकासशील देश हैं, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में, जिनकी वायुसेनाओं के बेड़े भी भारत की तरह ही विविधतापूर्ण हैं। अच्छा, उनके पास भी मिक्स फ्लीट है? हाँ, उनके पास की रूसी और पश्चिमी विमानों का मिश्रण है। जब भारत का निजी क्षेत्र एक ऐसा यूनिवर्सल हथियार बनाता है जो दोनों तरह के पारिस्थितिकी तंत्र में बिना किसी समस्या के काम कर सकता है, तो वो वैश्विक बाजार में एक बहुत ही अनूठा उत्पाद पेश कर रहा होता है। ये सच में एक बहुत ही रोमांचक विचार है। चलिए, इस पूरी गहन चर्चा के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उन्हें एक साथ पिरोते हैं। हमने 1000 किलो के उस विशालकाय बम के प्रोजेक्ट को समझा जो 600 की संख्या में बनाया जाना है। हमने देखा कि कैसे ये एक जांची परखी मार्क 84 तकनीक से प्रेरणा लेता है ताकि बिना किसी जोखिम के एक मजबूत स्वदेशी नींव तैयार की जा सके। बिल्कुल। हमने उस यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक चमत्कार पर बात की जो एयरबेस पर होने वाली किसी भी अफरा तफरी को खत्म कर देगी। और सबसे अहम बात, हमने समझा कि मेक 2 और 50% स्वदेशी सामग्री की शर्तों के साथ
ये प्रोजेक्ट कैसे निजी क्षेत्र को साथ लेकर भारत को हथियार आयातक से हथियार निर्माता बनने की राह पर ले जा रहा है। इन सभी तथ्यों को जब एक बड़े परिदृश्य में देखा जाता है ना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही स्पष्ट और आधुनिक परिभाषा उभर कर आती है। वो क्या है? असली सुरक्षा केवल दुनिया भर से बेहतरीन और सबसे महंगे उपकरण खरीदकर उन्हें सीमाओं पर तैनात करने से नहीं आती। तो फिर कैसे आती है? स्थायी सुरक्षा तब आती है जब किसी देश के पास उन उपकरणों को खुद डिजाइन करने, अपनी अनूठी जरूरतों के हिसाब से ढालने और संकट के समय उनका तेजी से उत्पादन करने की शक्ति हो। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे कारखानों और रिसर्च लैब में हो रहा काम सीमाओं की सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। इस विस्तृत चर्चा को समाप्त करने से पहले एक ऐसा विचार है जो इन स्रोतों को गहराई से पढ़ने के बाद